बायोडायवर्सिटी के लॉस को हम लोगों ने देख लिया था, उसके कॉजेस देख लिए थे। अब हम उसका कंजर्वेशन देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। देखो, कंजर्वेशन को लेकर खूब प्रयास हुए हैं। जब ये पता चला कि बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है और उसका बेसिक रीजन है क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस, और इसके लिए ह्यूमन जिम्मेदार है, तो फिर कुछ जो लीडिंग लोग थे समाज के, उन्होंने उसको प्रिजर्व करने की शुरुआत की। देखो, संरक्षण हम दो लेवल पर कर सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, या दो लेवल पर उसे देख सकते हैं। एक संरक्षण का नाम होता है इन सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु, सीतु माने जहां है वहीं पर। इन सीतु का मतलब है जहां है वहीं पर, SITU। इन सीतु कंजर्वेशन, जैसे मान लो कोई चीज अगर वन में पाई जाती है तो वन में ही उसे प्रोटेक्ट कर दिया जाए। कोई चीज, कोई कोई जीव जंतु तालाब में पाया जाता है तो उसे तालाब में ही हम प्रोटेक्ट कर दें। मतलब जो उसका प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेशन है, वहीं पर उसे प्रोटेक्ट कर देना, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। एक दूसरा है इसमें एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स यानी एक्स माने EX, भूतपूर्व कह सकते हैं या फिर बाहर भी कह सकते हैं, दोनों बात। एक्स सीटू का मतलब है कि उसके प्राकृतिक आवास के बाहर उसका कंजर्वेशन। उस जीव जंतु या प्लांट वगैरह का, जिसको भी हमें प्रिजर्व करना है, उसके जो प्राकृतिक आवास है उसके बाहर उसका कंजर्वेशन। अब प्राकृतिक आवास के बाहर क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि प्राकृतिक आवास में वो अब सरवाइव नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी कोई ऐसी प्रजाति है जिसकी संख्या बहुत कम रह गई है, मान लो एक दो ही रह गए हैं पूरी प्रकृति में, पूरी नेचर में, और हम उनका वाइल्ड में ही संरक्षण करने की कोशिश करें, मतलब जंगल में संरक्षण करने की कोशिश करें, तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जंगल में सरवाइव करना एक आसान काम नहीं है। इसलिए वो जो बचे कुचे हैं वो भी मर जाएंगे, उनकी भी डेथ हो जाएगी। जंगल में तो हम लोग तब कंजर्वेशन कर सकते हैं किसी स्पेशीज का या उसके प्राकृतिक आवास में, जब उनकी संख्या थोड़ी ठीक हो। जब उनकी संख्या बहुत ही कम होती है तब उनको प्राकृतिक आवास में हम लोग प्रिजर्व नहीं करते, बल्कि उसके लिए एक आर्टिफिशियल हैबिटेट हम लोग बना देते हैं। जैसे जू बनाया, जू में हमने किसी स्पेशी को प्रिजर्व कर दिया, इसको हम लोग कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी उसके प्राकृतिक आवास के बाहर कंजर्वेशन, बाहर संरक्षण। आपने देखा होगा कि आ, मतलब आपने तो शायद अभी तो नहीं सुना होगा क्योंकि काफी पहली बात है, चाइना में जो जायंट पांडा है वो समाप्त होने के कगार पर थे। और जायंट पांडा मिलते चाइना में ही है केवल, सदर्न चाइना वगैरह में, हुन्नान वगैरह प्रोविंस में। अब जायंट पांडा वहां समाप्त होने के कगार पर थे, कुछ ही बचे। तो यूरोप के कुछ लोगों ने और चाइनीज कुछ ठीक ठाक लोगों ने मिलकर जायंट पांडास को प्रिजर्व किया जू में। उनकी संख्या कुछ बढ़ गई जब जू में उनको मीटिंग वीटिंग कराई गई और उनको वो आवास दिया गया, तो उनकी संख्या कुछ बढ़ गई। जब संख्या बढ़ गई तो फिर जाके उन्हें वन में उन्होंने छोड़ दिया। जैसे आपने भारत में भी अभी चीतों को देखा होगा, चीते एकदम से लाके जंगल में नहीं छोड़े गए थे, एक बाहर एनक्लोजर बना दिया गया था उनका। जंगल के बाहर का एनक्लोजर बनाया गया था वो जंगल के जैसा ही, लेकिन वो एनक्लोजर था। और उस एनक्लोजर में उन चीतों को रखा गया लगभग साल भर तक। जब तक वो थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो गए तब तक उनको वहां रखा गया, उन्होंने वहां शिकार विकार ठीक ठाक करना शुरू नहीं कर दिया अपने हिसाब से। जब वो कॉन्फिडेंट हो गए तब उन्हें जंगल में छोड़ा गया। तो वो जंगल के बाहर जंगल जैसा ही कंजर्वेशन था, दैट वाज एक्स सीटू कंजर्वेशन। दोनों बातें समझ में आई?
इन सीटू कंजर्वेशन माने स्व स्थानीय संरक्षण हिंदी में। स्व स्थान माने जहां पर जो चीज प्राकृतिक रूप से पाई जाती है वहीं पर उसका संरक्षण कर देना। एक्स सीटू कंजर्वेशन माने बाह्य स्थानीय कंजर्वेशन, यानी जो चीज जिस प्राकृतिक आवास में पाई जाती है उस प्राकृतिक आवास के बाहर उसका कंजर्वेशन। इसके दो तीन उदाहरण हैं। इन सीटू कंजर्वेशन में आप देख सकते हो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व की कॉन्सेप्ट को। सरकार नेशनल पार्क घोषित कर देती है टाइगर्स वगैरह के लिए और वहां पर उनको संरक्षित किया जाता है वनों में। तो दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, जहां वो पाया जाता है वहीं संरक्षित कर लिया। जू, और आप इसको बॉटनिकल गार्डन भी कह सकते हो, जूलॉजिकल गार्डन भी कह सकते हो, जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, दैट इज नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण दो तरीके से किया जा सकता है, दोनों समझ में आ गए? इसको लिख लिया जाए। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। अब अगले पॉइंट से आप लिखना। देखो ये एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन में हाल फिलहाल में कई सारी नई चीजों को ऐड किया गया है। जैसे इन सीटू कंजर्वेशन केवल इन तीनों से संबंधित नहीं है जो मैंने अभी ऊपर तीनों लिखवाई, इसमें कुछ और चीजें भी ऐड हो गई। एग्जाम्पल देखो, आपने ट्राइबल कल्चर समझी होगी, देखी होगी। ट्राइबल कल्चर में लोग पूरी तरीके से वन और जो वनोपज है, यानी वन उनके लाइफ में कल्चरल एस्पेक्ट भी रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग अपने चारों ओर के जंगल को प्रिजर्व कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। सरकार ने भी उन्हें उसको प्रिजर्व करने का अधिकार दिया है। इसलिए वो जीव जंतुओं को वहां पर और या पेड़ पौधे जो भी पाए जाते हैं उनके आसपास के एरिया में उन्हें प्रिजर्व करते हैं। ट्राइबल लोग, ट्राइबल कम्युनिटी, इसको भी हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन में ही रखते हैं और इसका नाम है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व, समुदाय एवं संरक्षण आगार। यानी वो लोग जो वो स्थान जो नेचुरल हैबिटेट में मिलते हैं और उन्हें लोगों ने, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ही प्रिजर्व कर लिया है। ठीक है, एक तो इसमें ये ऐड हुआ, इसे हम लोग कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं, खूब देखने को मिलते हैं। और एक दूसरा इसी में ही पवित्र उपवन भी है, सैक्रेड ग्रूव्स। पवित्र उपवन की क्या कॉन्सेप्ट है? देखो हमारे यहाँ वन देवता की एक संकल्पना है। ये दोनों, ये भारतीय संस्कृति में है ही वन देवता की कॉन्सेप्ट। ये ट्राइबल कल्चर में ज्यादा देखने को मिलती है। अभी भी आप देखते होंगे कि कुछ लोगों ने वनों में जो देवी देवताओं के मंदिर थे उसके आसपास के वन को उन्होंने संरक्षित कर दिया। अब वो उसको नहीं काटते या उसको वो जैसा उस समय था, क्योंकि मान्यता ये है कि वो जो देवता है वो उस वन में रहता है। तो दैट इज सैक्रेड ग्रूव्स। तो ये भी, चूंकि ये नेचुरल है, उसमें सब लोगों ने किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया है, तो इसको भी हम लोग पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सैक्रेड ग्रूव्स ये भी इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ एक मंदिर है। अब तो कुछ लोगों ने उसको, उसमें जंगल को काटा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जंगल था जो नेचुरल था और ये पता नहीं कब से था। बहुत पुराने पेड़ उसमें देखने को मिलते थे। देवी का वो मंदिर था। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स। वही उसमें पूरे जंगल का एनवायरनमेंट देखने को मिलता था, जैसे होता था जंगल जैसे होते थे। तो उसमें ये बात भी थी, कुछ लोग कहते थे कि इसकी लकड़ियां मत काटना, नहीं तो जो देवी है वो आके पिटाई करेंगी रात को, तो लोग काटते वाटते नहीं थे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स, है ना। तो ये भी इन सीटू कंजर्वेशन में ही शामिल होगा। एक और तीसरी चीज इन सीटू कंजर्वेशन में जोड़ दी गई। देखो तटीय क्षेत्रों में जो कोस्टल एरियाज हैं समुद्र के, वो भी बायोडायवर्सिटी को लेकर बहुत क्रिटिकल एरियाज हैं। तो कोस्टल एरियाज को भी प्रोटेक्ट किया गया।
और इन कोस्टल एरियाज को नाम दिया गया मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। खूब है आज भारत में मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। आप लोगों ने अगर कभी सुना हो तो कुछ बीचेस पर जाने की मनाही होती है, कुछ एरियाज में समुद्र के कुछ बीच जो होते हैं उन पर जाने की मनाही होती है। क्यों? क्योंकि वो सरकार ने प्रोटेक्ट किए हैं पर्टिकुलरली कुछ स्पेशीज के लिए या वहां के कुछ वनस्पतियों के लिए। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड की, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया। इन सबको मिला के जितने भी मैंने आपको नाम गिनाए अभी, कुल मिला के शायद 6 हो गए होंगे, क्योंकि वो 6 तो मैंने आप 3 तो पहले बता दिए थे और 3 ये नए बाद में ऐड किए गए। इन 6 के 6 को मिलाकर हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। आया समझ में? मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, सैक्रेड ग्रूव्स, पवित्र उपवन, और कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व, 3 तो हो गए ये। और 3 वो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन 6 के 6 को हम लोग मिलाकर इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। क्लियर है? समझ पाए? लिख लिया जाए, इनसे लिखना। इन सीटू कंजर्वेशन में भी कई चीजें शामिल हुई। जैसे एग्जाम्पल देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा कि बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है। बायोडायवर्सिटी को सेव करने के लिए जीन बैंक, सीड बैंक, है ना, ये और कॉन्सेप्ट थी जो अभी हाल ही में वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है शामिल की गई। जैसे कुछ सीड्स को प्रिजर्व कर लिया गया आगे के लिए। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी इसी से संबंधित है। जैसे मानव के जो जीन हैं, सभी कॉन्टिनेंट्स के ह्यूमंस के जीनों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है अंटार्कटिका में, जिससे कभी अगर कोई बहुत भीषण स्थिति उत्पन्न हो और जब मानव जाति को पूरी को कोई खतरा हो, तब वहां से उस जीनोम प्रोजेक्ट से हम लोग मानवों को फिर से रिवाइव कर सकें। इसी संबंध में एक प्रोजेक्ट है ये, मानव ह्यूमन जीनोम जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये भी वैसे ही है। सीड बैंक, जीन बैंक, है ना, जीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक और भी है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं इसमें। इसमें भी हम लोग आर्टिफिशियल तौर तरीकों से बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें कुल मिला के 6 हो गए इसमें भी, है ना, बल्कि 7 हो जाएंगे क्योंकि आर्टिफिशियली ट्री गार्डन भी आजकल हम लोग बनाने लगे हैं। जैसे आपने टाउन्स में देखा होगा, स्पेशली पार्क बनते हैं और उसमें एक अच्छा सा ट्री गार्डन शहर के बीच में बनाने की कॉन्सेप्ट सरकार शुरू कर रही है। तो उसको भी हम लोग शामिल कर लेंगे तो 7 हो जाएंगे कुल मिला के। अब इनको हम लोग और थोड़ा डीपली जाते हैं, इनको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अलग अलग हैं। नेशनल पार्क अलग होता है, बायोस्फीयर रिजर्व अलग है, और इसमें भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल अलग है। इन तीनों में आपस में डिफरेंस है, परिभाषाओं का भी डिफरेंस है, ज्योग्राफिकल या फिजिकल लेवल पर भी इन तीनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। उसको हम लोग समझेंगे अभी। तो एक एक को डिफाइन करते चलेंगे और इनके नाम भी लिखते चलेंगे। जैसे नेशनल पार्क जब डिफाइन करेंगे तो भारत में जितने नेशनल पार्क हैं उनके नाम लिख लेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम लिख लेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सा मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अगले, स्वस्थानी संरक्षण में, स्वस्थानी संरक्षण में निम्न संरक्षण क्षेत्र आते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, in situ conservation, these areas is being included। पहला लिखना राष्ट्रीय उद्यान। ये एक काम करिए, चलो चलो राष्ट्रीय उद्यान ही लिख लो, नेशनल पार्क लिख लो। हालांकि अगर एरिया के आधार पे बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा होता है, पर फिलहाल आप लिख लो नेशनल पार्क ही। नेशनल पार्क, है ना, राष्ट्रीय उद्यान। अब ध्यान से सुनना इसे, ये क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जब 1972 में
स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ, नॉर्वे की ये राजधानी थी, ये शायद स्वीडन की है स्टॉकहोम। वहां पहला सम्मेलन हुआ जिसमें बायोडायवर्सिटी या अर्थ के को लेकर जो क्लाइमेट चैलेंज था उसके ऊपर चर्चा हुई 1972 में। भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन को लेकर जो सहमति बनी उसको लागू करने के लिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना 1972 में ही, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आप इसे पढ़ते होंगे एनवायरमेंट में, लॉ में भी पढ़ते होंगे, एनवायरमेंट लॉ में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही इन तीनों का जिक्र मिलता है। इसमें ये तय किया गया कि बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व कर देंगे और इन तीन के माध्यम से करेंगे, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बनाकर यानी इन सीटू कंजर्वेशन के आधार पर बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की जो शुरुआत है वो 1972 से हुई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। अब नेशनल पार्क में बेसिकली किसी एक प्रजाति को हम लोग ध्यान में रखते हुए किसी जगह को या किसी वन को नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं और वहां पर उसी स्पेशी को संरक्षित किया जाता है। बाकियों को भी किया जाता है लेकिन वो उसमें मेन स्पेशी होती है। जैसे टाइगर्स को संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क घोषित किए गए, उसे हम लोग टाइगर रिजर्व भी कह देते हैं क्योंकि वहां टाइगर रिजर्व है। कुछ एलिफेंट रिजर्व भी हम लोग कह देते हैं क्योंकि उन नेशनल पार्क में या उन एरियाज में एलिफेंट खूब मिलते हैं और उनको वहां प्रिजर्व किया जा सकता है इजीली। तो नेशनल पार्क में एक ये भी अंतर है कि वहां पर किसी एक प्रजाति को हम लोग आधार बनाकर प्रिजर्व करते हैं, जो प्रजाति वहां पर लीडिंग होती है। कुछ जगहों पर डियर्स को भी या किसी अलग स्पेशी के लिए भी उस नेशनल पार्क को प्रिजर्व कर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल है, मणिपुर में लोकटक झील में है कैबुल लामजो नेशनल पार्क। कैबुल लामजो में एक हिरन पाया जाता है जिसे ब्रो एंटीलियर डियर कहते हैं, संगार हिरन, बड़ा छोटा सा होता है, फुदकता रहता है। ये नेशनल पार्क बड़ी क्रिटिकली लोकेशन पर है। ये एक झील के बीचों बीच में है, चारों तरफ झील है और ये बीच में है। आप नेट पर देख सकते हो उसे। ब्रो एंटीलियर डियर दुनिया में कहीं नहीं मिलता, केवल यहीं मिलता है। इसलिए कैबुल लामजो नेशनल पार्क, उस एरिया को कैबुल लामजो कहते हैं, इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया और उसी स्पेशी को संरक्षित कर दिया गया वहीं पर। जैसे एक और इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में तो नहीं, अब तो शायद ये लद्दाख में चला गया होगा। लद्दाख में है हेमिश नेशनल पार्क। यहां पर हेमिस में कस्तूरी मृग, क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, जिनमें कस्तूरी मिलती है हिरणों में, अरे बता दो। गोल्डन डियर। अरे नहीं, कस्तूरी मृग कुछ कहते हैं उसको अंग्रेजी में। ओहो, मैं भूल गया। मस्क किसी ने डियर। हाँ, मस्क डियर कहते हैं। मस्क डियर कहते हैं। मस्क डियर को यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है क्योंकि ये कस्तूरी मृग हिमालय में मिलते हैं ऊंचाइयों पर। तो मस्क डियर को यहाँ प्रिजर्व किया गया है और उसका नाम भी शायद कुछ है मस्क डियर का, हेमिस में। याद आ जाएगा, मैं लिखवा दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, समझाने का उद्देश्य आपको ये है कि नेशनल पार्क किसी एक स्पेशी को ध्यान में रख के, किसी एक लीडिंग स्पेशी को ध्यान में रख के घोषित किया जाता है, जहां पर उसी स्पेशी को हम लोग मेनली प्रिजर्व करते हैं, पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्पेशीज प्रिजर्व हो जाती हैं, पर उसी के नाम पर नाम रख दिया जाता है। जैसे टाइगर पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, क्रोकोडाइल रिजर्व हो गया, ये अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है? समझ में आया? एक बात,
दूसरी चीज ये कि नेशनल पार्क में किसी भी तरीके की गतिविधि बैन होती है। ना तो यहाँ कोई रह सकता, ना कोई यहाँ जा सकता। इसमें हर तरीके की गतिविधि बैन है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के हिसाब से। जैसे यहाँ ट्राइबल लोग भी अंदर नहीं रह सकते, नेशनल पार्क में ट्राइबल लोग भी नहीं जा पाते। ट्राइबल लोगों को भी इसकी आउटर पेरिफेरी में लोकेटेड कर दिया जाता है, जो ट्राइब्स अगर कहीं जंगल में रहती हैं तो अंदर नहीं जाते इसमें। तो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है, ये कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एरिया है। इसमें किसी भी तरीके का मानवीय हस्तक्षेप निषेध होता है। ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आगार जो है वो बड़ा होता है नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क उससे छोटी संकल्पना है। बायोस्फीयर रिजर्व में तीन भाग होते हैं किसी बायोस्फीयर रिजर्व के। देखो, एक तो बायोस्फीयर रिजर्व में पहला अंतर तो यही है कि उसमें कई सारी स्पेशीज को प्रोटेक्ट कर देते हैं हम एक ही जगह पर। नेशनल पार्क में एक ही को करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारी को करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है उसका कोर एरिया, बिल्कुल बीच का हिस्सा, उसमें किसी भी तरीके की गतिविधि बैन होती है, वहां कोई नहीं जा सकता जैसे कि नेशनल पार्क में। एक होता है उसकी आउटर पेरिफेरी बायोस्फीयर रिजर्व की, वहां खेती भी होती है और जो वनीय लोग हैं वो भी रहते हैं, नहीं ट्राइब्स भी रहती हैं। बाहर वाले एरिया में खेती हो सकती है, रहा जा सकता है, हैबिटेशन किया जा सकता है बायोस्फीयर रिजर्व के। एक होता है उसका ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र, यानी वो एरिया जो सबसे बाहर के और सबसे अंदर के एरिया को मिलाने का काम करता है, जोड़ने का। यहाँ पर्यटन वगैरह हो सकता है, टूरिज्म वगैरह होता है यहाँ, इको टूरिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, ये एनवायरमेंट टूरिज्म उसे भी हम लोग कहते हैं। वहां जाया जा सकता है घूमने के लिए, लेकिन केवल कुछ ही समय, पूरे वर्ष भर नहीं। अमूमन बरसात और बरसात के बाद का कुछ जो समय होता है वो बिल्कुल बैन होता है, क्योंकि उस समय मेटिंग पीरियड शुरू होता है स्पेशीज का। तो स्पेशली बरसात में और बरसात के एक दो महीने बाद वो बैन होता है। बाकी समय पर वहां पर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, विशेष तौर पर सर्दियों के मौसम में। ये बायोस्फीयर रिजर्व की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आया? यस। बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ काम हो सकते हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व में एंट्री हो सकती है लेकिन लिमिटेड होती है। तीसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जैसी चीजें हैं, जैसे वहां भी कई सारी स्पेशीज को एक साथ प्रोटेक्ट करते हैं, पर आकार में छोटी होती है सबसे। और तीसरी चीज ये है, वहां किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होता जाने का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने फिरने के लिए जाया जा सकता है इजीली, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पर लकड़ी भी काट सकते हैं, लकड़ी इकट्ठी भी की जा सकती है, कृषि भी की जा सकती है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन परमिटेड। ठीक है। ये तीसरी कॉन्सेप्ट है। चूंकि नेशनल पार्क सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड थे, तो फिर नेशनल पार्क के लेवल पर ही हम लोगों को बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा ग्रो करती हुई भी दिखी। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, टाइगर्स को नेशनल पार्क बना के रिजर्व किया, प्रिजर्व किया गया, तो भारत में टाइगर्स की संख्या अब दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया के आधे बाघ भारत में ही मिलते हैं। इसलिए नेशनल पार्क की जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें बैंड है बिल्कुल। क्लियर है? मैं आपको समझा पाया तीनों के बीच में अंतर? यस सर। बाकी लोग बताओ, क्लियर है? यस सर।